नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं आपके साथ हिमानी। बुलेटिन में अहम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर, लेकिन उससे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। केंद्र सरकार ने सुबह पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई को 5 साल के लिए बैन कर दिया। पीएफआई के अलावा 8 और संगठनों पर कार्रवाई की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 सितंबर को सूरत जाएंगे। सूरत में 3,472 करोड़ के 59 प्रोजेक्ट का उद्घाटन और भूमि पूजन करेंगे। मनपा जिस शुभ अवसर का इंतजार कर रही थी, वह अवसर 29 सितंबर को आने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सूरत आने वाले हैं। राजस्थान में चल रहे सियासी घटनाक्रम के बीच सचिन पायलट खेमा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। भले ही रविवार के वाकये के बाद सचिन पायलट के भविष्य को लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं। ग्वालियर के एक इंजीनियर बेटे ने नासा के चंद्रमा के लिए आयोजित मिशन आर्टेमिस 3 में योगदान देकर शहर के साथ ही देश का नाम भी रोशन किया है। तो चलिए बुलेटिन की खबरों को देखते हैं विस्तार से और बात करते हैं। केंद्र सरकार ने सुबह पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई को 5 साल के लिए बैन कर दिया है। पीएफआई के अलावा 8 और संगठनों पर कार्रवाई की गई है। गृह मंत्रालय ने इस संगठनों को बैन करने का नोटिफिकेशन जारी किया है। इन सभी के खिलाफ टेरर लिंक के सबूत मिले हैं। केंद्र सरकार ने यह एक्शन यूपीपीए के तहत लिया है। सरकार ने कहा कि पीएफआई और उससे जुड़े संगठनों की गतिविधियां देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। एनआईए, ईडी और राज्यों की पुलिस ने 22 और 27 सितंबर को पीएफआई और उससे जुड़े संगठनों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की थी। पहले राउंड की छापेमारी 104 पीएफआई से जुड़े लोग कार्यकर्ता हुए थे। 27 सितंबर को दूसरे राउंड की छापेमारी में 250 पीएफआई से जुड़े लोग गिरफ्तार हिरासत में लिए गए। जांच एजेंसियों को पीएफआई के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले, इसके बाद यह कार्रवाई की गई। साल 2006 में मान्यता नीति पसाराई और नेशनल डेवलपमेंट फंड नामक संगठन ने मिलकर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का गठन किया था। ये संगठन शुरुआत में दक्षिण भारत के राज्यों में ही सक्रिय था, लेकिन अब यूपी, बिहार समेत 23 राज्यों में फैल चुका है। PFI is a avatar of SIMI, KFD and PFI. They were involved in anti-national activity. They were involved in a lot of violences. That's how they were doing all anti-national activities, and time had come to ban this organization. राजस्थान में भी जिस प्रकार से कई जिलों में, करौली में, जोधपुर में, कई जिलों में, उदयपुर में, कई जिलों में वहां पे दंगा हुआ, उसी समय हम कहते हैं कि पीएफआई का उस पर हाथ है। सोची समझी षड्यंत्र के रूप में हाथ था। ये जरूरी है कि देश को एक रखने के लिए, अखंड रखने के लिए इस पे बैन होना चाहिए। असामाजिक गैर कानूनी गतिविधियां लगातार जारी थी। सरकार के जो विभिन्न जांच एजेंसियां हैं लगातार उनकी पड़ताल कर रही थी, लगातार गिरफ्तारी हो रही थी, लेकिन जो तथ्य प्रकाश में आए हैं, विभिन्न दस्तावेज मिले हैं, उन आधार पर गृह मंत्रालय ने, आदरणीय गृह मंत्री जी ने निर्णय लिया है। पूरे प्रदेश के लोगों ने, देश के लोगों ने सराहना की है। प्रातःकाल से ही बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, फोन कॉल्स आ रहे हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है, और पूरे प्रदेश की जनता की तरफ से और देश के सभी लोगों की तरफ से आदरणीय गृह मंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। यूपी एटीएस और यूपी एसटीएफ की एक बड़ी कार्रवाई रही, जिसकी वजह से शायद सफलता। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार में ये तय है कि अपराध और भ्रष्टाचार पर हम जीरो टॉलरेंस की नीति आगे बढ़ते हैं। ऐसे सभी लोगों को निगरानी में रखा जाता है जो गैर सामाजिक, गैर कानूनी गतिविधियां करते हैं, और उसी का परिणाम है कि बड़ी संख्या में लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। लगातार छानबीन जारी है और हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। उत्तर प्रदेश में कानून का राज और देश विरोधी गतिविधियों का हिस्सा कोई भी होगा, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो देश विरोधी गतिविधियों का हिस्सा है, उनको अगर ये नहीं जानकारी है कि यह माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाला नया भारत है, यहाँ देश के खिलाफ साजिश करोगे तो भी कुछ ले जाओगे, देश में हिंसा फैलाओगे तो भी रोके जाओगे, और देश के दुश्मनों की आज्ञा लेकर के और देश के विरुद्ध साजिश करके और देश को दहलाने की, देश में हिंसा फैलाने की, देश में का माहौल ख़राब करने की अगर कोशिश की जाएगी तो उसका जवाब निश्चित तौर से मिलना चाहिए। मैं पीएफआई पर जो प्रतिबंध लगाया गया है इसका स्वागत करता हूं, और जो भी विरोध करने वाले हैं उनको यह कहना चाहता हूं
कि यह देश के विरुद्ध जो साजिश करने वाले हैं, अगर उनके खिलाफ कार्रवाई होती है तो उसके स्वागत की जगह उसका विरोध करने का मतलब यह होता है कि निश्चित तौर से वह हिंसा फैलाने वालों को मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं। और इस प्रकार की चीज़ें यह देश बर्दाश्त नहीं करेगा और इसका जवाब देश देगा, देश जरूर देगा और जहां जरूरत होगी वहां पर देगा। कई जिलों में, करौली में, जोधपुर में, कई जिलों में, उदयपुर में, कई जिलों में वहां पे दंगा हुआ। उसी समय हम कहते कि पीएफआई का उस पर हाथ है, सोची समझी षड्यंत्र के रूप में हाथ था। यहां तक कि जब यहां पे भी सरकार थी हमारी, इनकी सिद्धरमैया की सरकार थी, उस समय भी 23 से अधिक हिंदुओं की हत्या हुई थी, प्लान्ड वे में हत्या हुई थी। ये जरूरी है कि देश को एक रखने के लिए, अखंड रखने के लिए इस पे बैन होना चाहिए। कई राज्यों में इस प्रकार की घटनाएं घटी, राजस्थान से लेकर के हैदराबाद, यहाँ इवन कर्नाटक में भी इस प्रकार से घटनाएं घटी और जिसमें पूरा का पूरा लग रहा था कि ये षड्यंत्र करके एक राज्य में नहीं कई स्टेट्स में यह प्रॉब्लम देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं और हिंसा फैला रहे हैं। तो उसकी जांच होनी चाहिए थी। उसकी जब कई राज्यों का मामला आ जाता है तो एनआईए ही जांच करती है आतंकवादी घटनाओं का। इसलिए हम इस कदम का स्वागत। इंडिया तो ये जो तंजीम है या जो भी एक संगठन है, ये अभी कुछ ही दिनों से, जब से बीजेपी गवर्नमेंट आगे आई हैं और ये सत्ता में आई हैं, तब से पॉपुलर फ्रंट बड़ा पॉपुलर हुआ है। उससे पहले तो हम इसको जानते भी नहीं थे ये कौन है। बहरहाल अब जो भी हैं, जो पीएफआई है, तो ये हो सकता है गवर्नमेंट की कोई साजिश हो, जबकि उनको हमने कभी भी ऐसा कि मुल्क मुखालिफ सरगर्मी या मुल्क के मुखालिफ किसी मामलात में मुलव्विस हों, अगर ऐसा है तो उनके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। बाकी गवर्नमेंट का सही कदम है, लेकिन पॉपुलर फ्रंट को कभी भी ऐसा, उनके कोई भी कारकुन है, ऐसा नहीं सुना गया है कि उन्होंने मुल्क मुखालिफ गतिविधि या उस सरगर्मी में मुलव्विस हों। अब ये इनका अपना जो नज़रिया है मुसलमानों को परेशान करने का, इस लिहाज से मालूम होता है कि पीएफआई पर उनके कारकुनान को गिरफ्तार भी किया और कहीं गिरफ्तार करने के बाद अधिकारियों के सामने पेश करने के बाद उन्हें इस वादे पर छोड़ भी दिया गया है, ज़मानतें भी दी गई हैं कि वो किसी मुल्क मुखालिफ सरगर्मी में मुलव्विस नहीं रहेंगे। तो अगर ये है कि मुल्क मुखालिफ सरगर्मी मुलव्विस नहीं है तो गवर्नमेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए। ये मुसलमानों को हिरासा करने के मुतरादिफ होगा। और अगर वाकई पीएफआई वाले अगर मुल्क मुखालिफ सरगर्मी में मुलव्विस हैं या कोई इस तरह की वो है, तो उसे आलमी सतह पर या पूरे इंडिया लेवल पर उसको उजागर किया जाए, उनकी जो कमियां हैं, मुल्क मुखालिफ सरगर्मियां हैं, ताकि लोगों को इस बात का इत्मीनान हो। और अगर ऐसा नहीं है तो हुकूमत को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये छोटी मोटी बातें या कोई तकरीर कर देना या निहत्ते या दबे हुए लफ्ज़ों को या लोगों को उभार लेना, ये कोई वैसी बात नहीं है। जबकि दीगर दफातर जैसे आरएसएस के दफातर हैं, उनमें तो बाकायदा बंदूकें, रिवाल्वर, पिस्तौल और तलवारें लेकर के उनमें ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये एनआई या ईडी वगैरह जो भी खुफिया तंजीमें हैं, वो उस वक्त उनकी जानिब क्यों नहीं देखती हैं और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है। ये पॉपुलर फ्रंट वाले जो खाली दीनी तालीम या तालीम के लिए, एजुकेशन के लिए मुसलमानों की फ़िक्रमंद हैं, उसको आगे करना चाहते हैं, दबी कुची कौम को, उस पर पाबंदी लगा दी गई है। बाकी जो वाकई आतंक और दहशत फैला रही हैं तंजीमें, हथियारों, तलवारों और रिवाल्वरों को लेकर के ट्रेनिंग कर रही हैं, जैसे कि आरएसएस तंजीम है, उस पर ये अपनी आंखें क्यों बंद कर लेती हैं, ये सवाल आज भी पैदा है। और अगर ये इसको साफ तरीके से ईडी इसकी कार्रवाइयों को, जो पीएफआई है, अगर भारत हिंदुस्तान लेवल पर अगर उजागर नहीं करते हैं तो लोगों के दिलों में सवाल बाकी रहेगा। क्या मतलब क्या है जो आपका क्या लगता है, इसमें बैन करना सही है या गलत है, क्या क्या है? नहीं, अब या तो हमारी मालूमात में नहीं है या फिर ऐसा है कि मुल्क मुखालिफ कोई सरगर्मी या मुल्क से गद्दारी अगर उन्होंने की है तो कोई अखबार में किसी तरह ऐसा खबर, हम ज़्यादा टीवी पर तो रहते नहीं है, लेकिन इस तरह की खबर हमारे सामने नहीं है। और खाली ये तो है कि उनको गिरफ़्तार किया जा रहा है, उनको छापे मार रहे हैं उनके ठिकानों पे। अब ठिकाने कहाँ हैं, क्या हैं, एक एक आदमी को पकड़ के लाते हैं, वो बताते हैं ठिकाना। तो बहरहाल अगर इस तरह नहीं है और वो खाली एक कौम के लिए, मुसलमानों की तरक्की के लिए अगर वो फ़िक्रमंद हैं, संजीदा हैं,
तो फिर उनके साथ ये एक तरह से ज्यादती है। और अगर वाकई है, अगर यही है गवर्नमेंट इतनी मुखलिस है इस मामलात को लेकर के, तो जो और तंजीमें हैं जो हिरासा कर रही हैं, हथियार लेकर के, बंदूकें लेकर के, रिवाल्वर लेकर के डांस कर रही हैं और लोगों को हिरासा कर रही हैं और अपने जुलूस निकाल रही हैं इश्तियाल अंगेज़ी के साथ, तो उन पर भी पाबंदी लगानी चाहिए। इसलिए कि ये मुल्क जो है जमहूरी मुल्क है और इसके अंदर सभी को रहने का बराबरी का हक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 सितंबर को सूरत आएंगे। वह सूरत में 3472 करोड़ के 59 प्रोजेक्ट का उद्घाटन व भूमि पूजन करेंगे। प्रधानमंत्री 2 किलोमीटर लंबी रोड शो भी करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को ऐतिहासिक बनाने के लिए मनपा के अधिकारी व पदाधिकारी तैयारियों में जुट गए हैं। प्रधानमंत्री के रोड शो के लिए 2 किलोमीटर में 20 स्टेज बनाए जाएंगे, जिन पर अलग अलग समाजों द्वारा सम्मान किया जाएगा। पार्षदों को अधिक से अधिक लोगों को जुटाने के लिए कहा गया है। मनपा की तरफ से विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को बुलाने के लिए फोन के संपर्क किए जा रहे हैं। इसके अलावा जिले से भी लोगों को सभा स्थल पर बुलाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर मेट्रो प्रशासन पे एक्शन में आ गया है। जनवरी 2021 में पीएम नरेंद्र मोदी ने 12,000 करोड़ के मेट्रो प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया था। अब उनके दौरे में पहले मंद गति से चल रहे काम में तेजी लगने लगी है। लाइन 1 के 11 किलोमीटर एलिवेटेड मार्ग के काम में मशीनरी और मैन पावर बढ़ा दिए गए हैं। अब भटार मजुरा गेट ड्रीम सिटी में रिग मशीनें तैनात कर दी गई हैं। मनपा जिस शुभ अवसर का इंतजार कर रही थी, वह अवसर 29 सितंबर को आने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सूरत आने वाले हैं। वह मनपा के साथ केंद्र व राज्य सरकार के 3000 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री 2 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे और लिंबायत के नीलगिरी मैदान पर उनकी जनसभा भी होंगी। प्रधानमंत्री की सभा में 2 लाख लोगों को जमा करने का लक्ष्य भाजपा पार्षदों और विधायकों का दिया गया है। एक पार्षद को 200 से 300 लोगों को लाने का टारगेट दिया गया है। पार्षदों का कहना है कि वे कम से कम 500 लोगों को लाएंगे। इसके अलावा वार्ड प्रमुख और कार्यकर्ताओं को भी 100 लोग लाने का लक्ष्य दिया गया है। विधायकों को भी टारगेट दिए गए हैं। लिंबायत जोन के सबसे अधिक 60,000 लोगों को जमा करने का है। स्थायी समिति ने 70 से 80 हजार लाभार्थियों को फूड पैकेट वितरण का काम पारित किया है। नीलगिरी मैदान पर विभिन्न सरकारी योजनाओं के 70 से 80 हजार लाभार्थियों को इकट्ठा किया जाएगा। लोगों को लाने ले जाने को 1000 से ज्यादा बसें चलाई जाएगी। लिंबायत की भाजपा विधायक संगीता पाटिल ने सरकारी शिक्षकों के साथ बैठक की। 100 शिक्षकों को लाभार्थियों को जुटाने को टेलीकॉलिंग का काम सौंपा गया। प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो और सभा को लेकर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई है। सभा स्थल नीलगिरी सर्किल पर राउंड द क्लॉक 75 पुलिसकर्मी तैनात है। हेलीपैड के आसपास पुलिस बंदोबस्त है। होटलों में एसओजी की और क्राइम ब्रांच की टीमें जांच कर रही है। इसके अलावा नीलगिरी सर्कल के आसपास के घरों में पुलिस पूछताछ भी कर रही है। राजस्थान में चल रहे सियासी घटनाक्रम के बीच सचिन पायलट खेमा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। भले रविवार के वाकये के बाद सचिन पायलट के भविष्य को लेकर कई कयास लगाए जा रहे थे, मगर पायलट खेमा रविवार के घटनाक्रम को अपने लिए पॉजिटिव मान रहे हैं। पायलट खेमे की बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि इस घटनाक्रम ने उनके खेमे में एक नई जान फूंक दी है। पायलट खेमे को मानना है कि पिछले समय के जिस तरह के हालात राजस्थान में थे, उसको देखते हुए ये उनके लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। 2020 में मानेसर जाकर बगावत करके बाद से ही पायलट खेमा राजस्थान की राजनीति में बैकफुट पर था। लगातार सीएम अशोक गहलोत उस दौरान सरकार गिराने की बात कहते हुए सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों पर निशाना साधते रहते थे। वहीं गहलोत गुट के बाकी मंत्री और विधायक भी पायलट खेमे में नेताओं पर निशाना साधते थे। लगभग 2 साल पूरी तरह से शांत रहने के बावजूद बगावत का टैग पायलट खेमे का पीछा नहीं छोड़ रहा था, मगर रविवार को हुए घटनाक्रम के बाद अब पायलट खेमे में से यह टैग धुंधला होता दिख रहा है। रविवार के घटनाक्रम के बाद बगावत का टैग अब अशोक गहलोत और उनके विधायकों पर लगाया गया है, जिन्होंने रविवार को अलाक मान के परे जाकर इस्तीफे सौंपे। इस घटनाक्रम के बाद अब तक बैकफुट पर रहने वाला पायलट गुट अब फ्रंट फुट पर आ गया है। पायलट गुट के विधायकों और नेताओं का कहना है कि यह उनके लिए एक तरह से हार में भी जीत है।
इसे पूरे घटनाक्रम के बाद सचिन पायलट खेमा एक अलग रणनीति चला रहे हैं। इस पूरे वाक्य के ज्यादा से ज्यादा एडवांटेज लेने की पायलट खेमा अपनी ओर से कोई गलती नहीं करना चाहता। यही वजह है कि रविवार के इस घटनाक्रम के बाद पायलट खेमा पूरी तरह से शांत है। पायलट खेमे के किसी भी विधायक या नेता ने कोई आक्रामक बयान नहीं दिया है। किसी भी नेता ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया जो अशोक गहलोत या उनके गुट से जुड़े किसी नेता के खिलाफ हो। वहीं पायलट के समर्थन में कोई बयान जारी नहीं हुए हैं। बात करते हैं ग्वालियर के एक इंजीनियर बेटे ने नासा के चंद्रमा के लिए आयोजित मिशन आर्टेमिस 3 में योगदान देकर शहर के साथ ही देश का नाम भी रोशन किया है। और नासा के 10 सप्ताह के सालाना समर इंटर्न प्रोग्राम के लिए 300 स्कॉलर में से न केवल चयनित हुआ बल्कि अपने शोध से सभी को चकित कर दिया। उनके शोध से निष्कर्ष निकाले कि लैंडिंग साइट से PSR यानी कि परमानेंट शैडो रीजन पर अंतरिक्ष यात्री 2 घंटे में लौट सकते हैं। ग्वालियर के इस बेटे के परीक्षण में वैज्ञानिक काफी दिलचस्पी ली है। अभी अगस्त में प्रतीक यह इंटर्न प्रोग्राम पूरा कर अपना इंस्टीट्यूट IIT रुड़की लौटे हैं। यहाँ ग्वालियर के बडौदापुर स्थित झावत कॉलोनी में उनके पिता, माँ व भाई ने उनकी इस तरक्की पर काफी खुशी जाहिर की है। उनका कहना है कि प्रतीक बचपन से ही होनहार है। ग्वालियर का बेटा और IIT का सिविल इंजीनियरिंग विभाग के रिसर्च स्कॉलर प्रतीक त्रिपाठी ने नासा के प्रतिष्ठित आर्टेमिस प्रोग्राम में अहम योगदान दिया है। उनका चयन मार्च में चंद्रमा के लिए आयोजित आर्टेमिस मिशन 3 में योगदान के लिए नासा के 10 सप्ताह के सालाना समर इंटर्न प्रोग्राम के लिए हुआ था। इसके तहत उन्होंने मई से अगस्त 2022 तक शोध में निष्कर्ष दिया है कि अंतरिक्ष यात्री लैंडिंग साइट से 2 घंटे में एक स्थायी छाया क्षेत्र परमानेंट शेडो रीजन यानी कि PSR तक जाकर लौट सकते हैं। ग्वालियर के बहोडापुर स्थित जाधव कॉलोनी निवासी रिटायर्ड शिक्षक रवि त्रिपाठी के बेटे प्रतीक त्रिपाठी ने नासा में स्पेन, यूनाइटेड किंगडम और डोमिनिका के शोधकर्ताओं के साथ काम किया। इस दौरान उन्होंने लैंडिंग साइटों से स्थायी छाया छात्रों तक आने जाने की संभावित योजनाओं के मद्देनजर ढलान, तापमान, रोशनी और पैदल चलने में लगे समय जैसे मानकों का आकलन किया। इन PSR में आरंभिक और मटल से अब तक के हाइड्रोजन, हिमजल और अन्य बाष्पशील जीवाश्म को रिकॉर्ड होते हैं। प्रतीक के परीक्षण में वैज्ञानिकों ने खास दिलचस्पी ली है और यह नासा के आर्टेमिस 3 मिशन का बुनियादी उद्देश्य बन सकता है। प्रतीक ने लूनर एंड प्लेनेटरी इंस्टीट्यूट यानी कि LPI के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर डेविड किंग के मार्गदर्शन में काम किया। पार्टी के बगवाड़ा हाईवे टोल नाका पर सूरत की ओर से आने वाली हाईवे पर मंगलवार दोपहर आधा किलोमीटर तक ट्रैफिक जाम हो गया। उसी समय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और उनका काफिला ट्रैफिक जाम में फंस गया। PM मोदी के सूरत दौरे पर पहले डोभाल मुंबई से हाईवे से सूरत आ रहे थे, तभी ट्रैफिक जाम लग गया। उनके ट्रैफिक जाम में फंसने का एस्कॉर्ट कर रही पुलिस के जवान हरकत में आए और जाम को क्लियर कराया। लगभग 30 मिनट बाद अजित डोभाल का काफिला सूरत के लिए रवाना हुआ। हाईवे अथॉरिटी की लापरवाही से बारिश में हाईवे पर पड़े गड्ढों से वाहनों की गति धीमी हो जाती है, इससे जाम लगा रहता है। देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल का काफिला फंसने पर कई सवाल खड़े हुए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल अपने काफिले के साथ मंगलवार को मुंबई से सूरत के लिए निकले। मंगलवार दोपहर वापस से बगवाड़ा टोल नाका के निकट मुराई फाटक के पास आधे घंटे तक ट्रैफिक में फंसे रहे। इससे प्रशासन हरकत में आ गया। यद्यपि आम वाहन चालकों के लिए ट्रैफिक जाम में फंसना दैनिक घटना बन गया है। खासकर मानसून में पार्टी खड़की ब्रिज, मोराई फाटक और उदवाड़ा के ब्रिज के हाईवे पर बड़े बड़े गड्ढे होने के कारण ट्रैफिक जाम लगा रहता है और अब तक 70 से ज्यादा लोगों की जान भी जा चुकी है। मुंबई सूरत नेशनल हाईवे की संख्या 48 सबसे व्यस्त राजमार्ग है। हालांकि मौजूदा मानसून सीजन में हाईवे पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, इससे वाहन चालक घंटों फंसे रहते हैं। बगवाड़ा टोल रोड पर रोज लाखों टोल टैक्स वसूला जाता है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद।
Lyra. मेटाबॉलिक एड्स एंड रेयर्स डिजीज इंडिया फाउंडेशन ने कैंपेन के जरिए मनाए नवजात स्क्रीनिंग जागरूकता का महीना। इसका आयोजन मेटाबॉलिक एल्सर्स और रेयर डिजीज के लिए नवजात स्क्रीनिंग को बढ़ावा देने हुआ था। यह कैंपेन पनी पार्क स्थित होटल जाने बाय पार्क में नवजात बच्चे के माता पिता को सारी इंफॉर्मेशन देने व सपोर्ट के लिए रखा गया है। इसमें एक्सपर्ट ने नवजात बच्चों में होने वाली बीमारियों को रोकने के लिए स्क्रीनिंग की इम्पोर्टर से बात की। साथ ही स्टेट गवर्नमेंट में इस मामले में पॉलिसी बनाने की मांग की है। MRID इंडिया फाउंडेशन के फाउंडर विकास भाटिया के साथ ही इस इवेंट में आशुतोष भाटिया, पीयूष बगड़ा, अभिषेक खंडरवाल, मोहित कुमार, पूनम भाटिया और उज्जवल कुमार ने इस विषय पर बात की। इस मौके पर नवजात स्क्रीनिंग जागरूकता से रिलेटेड एक पोस्टर लॉन्च भी किया। विकास भाटिया ने बताया कि सितंबर का पूरा महीना नवजात स्क्रीनिंग जागरूकता के रूप में मनाया जाता है। राजस्थान के साथ ही भारत में फाउंडेशन ने पिछले एक साल में 100 से ज्यादा कैंपेन कर रहे हैं। नवजात बच्चों की स्क्रीनिंग उनके जन्म के कुछ दिन बाद ही की जाती है और चेक करी गई बीमारियों हो जाती है जिन्हें देख नहीं सकते पर बच्चों को इफेक्ट करती है। सही समय पर उसका ट्रीटमेंट न होने से फिजिकल या मेंटल डिसेबिलिटी के साथ साथ मेटाबॉलिक, हार्मोनल, हियरिंग लॉस या हार्ट रिलेटेड डिसेबिलिटी भी हो सकती है और बच्चों का पूरा जीवन खराब हो सकता है। फाउंडेशन के मेंबर आशुतोष बसोतिया ने बताया कि हर साल 2.50 करोड़ बच्चे पैदा होते हैं, जिसमें से लगभग 16 लाख बच्चे बर्थ डिफेक्ट के साथ पैदा होते हैं। न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग कुछ ट्रीटेबल डिसीजेज के लिए बहुत जरूरी होती है। राजस्थान में भी 17 लाख पैदा हुए बच्चों में से 90 से 95 हजार बच्चे बर्थ डिफेक्ट के साथ पैदा होते हैं। अगर स्टेट गवर्नमेंट न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग को कंपलसरी कर दे तो लगभग 10,000 बच्चों का एक नॉर्मल जीवन दिया जा सकता है। हियरिंग लॉस और कंजेनिटल डिफेक्ट में स्क्रीनिंग से ज्यादा फायदा होता है। भारत में केरल, गोवा, चंडीगढ़, दिल्ली के साथ कई और स्टेट के हेल्थ सेंटर्स में न्यूबॉर्न बच्चों की स्क्रीनिंग कंपलसरी है। उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट के हेल्थ सेंटर्स में स्क्रीनिंग कंपलसरी करने की अपील करी ताकि बच्चों का अच्छा जीवन मिल सके। मध्य प्रदेश में अब 1.5 लाख से ज्यादा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका 30 सितंबर से सड़क पर उतरेगी। इससे प्रदेश भर में BLO फाइलेरिया जनगणना, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना, किशोरियों को आयरन सहित अन्य स्वास्थ्य सेवाएं, पल्स पोलियो ड्रॉप एवं कुष्ठ उन्मूलन कार्य, टीबी मरीजों का चिन्हांकन एवं दवा सेवन कराने जैसे काम प्रभावित होगी। मध्य प्रदेश आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका संघ के प्रदेश महामंत्री संगीता श्रीवास्तव और मध्य प्रदेश मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि अब पानी सिर से ऊपर उठ गया है। अप्रैल मई से वेतन नहीं मिल रहा है, जो मिल रहा है वही भी टुकड़ों में दे रहे हैं। ऐसे में घर चलाना मुश्किल हो गया है। हम 30 सितंबर को सड़क पर उतरेंगे। अगर फिर भी सरकार ने 15 दिनों के अंदर हमारी मांगें पूरी नहीं की तो हम उग्र प्रदर्शन करेंगे। संगीता श्रीवास्तव ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों में संचालन किराए में भवन में हो रहा है। 16 वर्षों के बच्चे का अनौपचारिक शिक्षा एवं 6 माह से 6 वर्ष के बच्चों को कार्य किया जाता है। महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से पिछले 35 वर्षों से आंगनबाड़ी के माध्यम से पूरी निष्ठा के साथ कार्य किया जा रहा है। शासन की सभी जनहित योजनाओं का हमारे माध्यम से ही कराया जा रहा है। सिर्फ 10,000 के मानदेय पर बिना किसी समय अवधि निर्धारित के अनवरत सेवाएं दी जा रही है। महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यों के साथ साथ अतिरिक्त समय समय पर अन्य दिनों के कार्य जैसे BLO फाइलेरिया जनगणना, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना, किशोरियों को आयरन सहित अन्य स्वास्थ्य सेवाएं एवं योजनाओं का लाभ दिलाना, पल्स पोलियो ड्रॉप पिलाना, कुष्ठ उन्मूलन कार्य, टीबी मरीजों का चिन्हांकन एवं दवा सेवन कराना, आयुष कार्यक्रम आदि में भी ड्यूटी कराई जाती है। सुप्रीम कोर्ट नोटबंदी की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। इसलिए 5 जजों की बेंच गठित की गई है। 2016 में विवेक शर्मा ने याचिका दाखिल कर सरकार के फैसले को चुनौती दी। इसके बाद 58 और याचिका दाखिल की गई। अब तक सिर्फ 3 याचिकाओं पर ही सुनवाई हो रही है। अब सब पर एक साथ सुनवाई होगी। यह सुनवाई जस्टिस S. अब्दुल नजीर की अध्यक्षता में होगी। इस मामले में 16 दिसंबर 2016 को यही
केस संविधान पीठ को सौंपा गया था, लेकिन तब तक बेंच का गठन नहीं हो पाया था। 15 नवंबर 2016 में उस समय चीफ जस्टिस टी.एस. कुमार ठाकुर ने मोदी सरकार के इस फैसले की तारीफ की थी। चीफ जस्टिस ने कहा था कि नोटबंदी की योजना के पीछे सरकार की जो मंशा है वो तारीफ लायक है। हम आर्थिक नीति में दखल नहीं देना चाहते, लेकिन हमें लोगों को हो रही असुविधाओं की चिंता है। उन्होंने सरकार से इस मामले पर एक हलफनामा दायर करने को कहा। 8 नवंबर 2016 की रात 8 बजे प्रधानमंत्री का देश के लोगों के नाम संदेश याद होगा। यह वही संदेश था जिसमें प्रधानमंत्री ने उस रात 12 बजे 500,000 रुपए के नोट बंद कराने का ऐलान किया था। तब प्रधानमंत्री हो, उस समय वित्त मंत्री या तमाम बड़े नौकरशाह, सभी ने अलग अलग मौकों पर नोटबंदी के 5 बड़े मकसद बताए थे। अरार जिला प्रशासन अनंतनाग के सहयोग के स्कूल शिक्षा और युवा सेवा और खेल विभागों की भागीदारी के साथ यहां हाई ग्राउंड में एक रंगीन युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में उपायुक्त डीसी अनंतनाग डॉक्टर बशारत कयूम मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे, जबकि कमांडिंग ऑफिसर एक अरार जिला समाज कल्याण अधिकारी और नागरिक प्रशासन और भारतीय सेना के अन्य अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे। इस अवसर पर डीसी ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक मंच प्रदान करने और अन्य उन्हें नशे की लत, गैरकानूनी गतिविधियों से दूर रखने और उनकी प्रतिभा को चमकाने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य छात्र को उपलब्ध करियर के विभिन्न अवसरों के बारे में जागरूक करना है, ताकि छात्र जिले में एक अच्छा नाम लाने के लिए अपनी प्रतिभा का लाभ उठा सके। उन्होंने अच्छा प्रदर्शन करने के लिए महोत्सव के आयोजन में शामिल सीओ एक आरआर अन्य बधाई दी। इसके अलावा विभिन्न संस्थानों में शिक्षक और छात्र, विशेष रूप से विकलांग व्यक्तियों को, स्थानीय कलाकारों, युवा प्रतीक और आम जनता ने उत्सव में भाग लिया। युवाओं को खेल, एथलेटिक्स, संस्कृति, संगीत, व्यवसाय आदि में अपने जुनून को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करना। सांस्कृतिक कार्यक्रम, सूफी गीत, खेलों और खाद्य स्टॉलों सहित अन्य विभिन्न कार्यक्रम, ऑनलाइन गायन और नृत्य प्रतियोगिता, करियर परामर्श, अपनी सेना को जानो, मार्शल आर्ट का प्रदर्शन विशेष रूप से विकलांग व्यक्तियों को प्रस्तुत किया गया। युवाओं को अपने सपनों का उत्साहपूर्वक पीछा करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए युवा आइकन आदिल तेली ने उनके साथ बातचीत की और संघर्ष, दृढ़ता और बाद की सफलता की अपनी कहानी साझा की। इस अवसर पर युवाओं को करियर परामर्श एवं मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए विभिन्न राष्ट्रीय एवं बहुराष्ट्रीय कंपनियों, देहरादून विश्वविद्यालय, वेब हेल्प आदि के स्टॉल लगाए गए। आज का ये जो यूथ फेस्टिवल है, ये हमारे यहाँ पे इन कोलैबोरेशन विद हमारे फोर्सेस एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ये यूथ फेस्ट है। इसमें इसका मेन पर्पज़ ये है कि एक तो जितने हमारे यूथ हैं उनकी जो पोटेंशियल है उसको सामने लाना और प्लस जो उनको अपॉर्चुनिटीज़ देना। सो इसमें आज के यूथ फेस्ट में काफ़ी सारे यहाँ पे इवेंट्स मुनक्किद किए हुए हैं। यूथ को लाया है, यूथ को सुनेंगे भी और जो अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं। उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट जो इवेंट था यहाँ पे, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस इम्प्लीमेंट्स, जो हेयरिंग एड या बाकी जो हमारे डिफरेंटली एबल्ड हैं, हमारे जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के कोलैबोरेशन के साथ। सो दिस इज़ हाउ इट हैज़ बीन डन। हाई ग्राउंड में है और हाई ग्राउंड में जिस तरीके से वनारार की तरफ से, आर्मी की तरफ से ये जो अनंतनाग म्यूज़िक फेस्टिवल जो यहाँ पर इसका इनकार किया गया, आप देखें ऐसे प्रोग्रामों की कहीं ना कहीं ज़रूरत है साउथ कश्मीर, बिलखुसूस अनंतनाग में अगर आप देखेंगे टैलेंट की कमी नहीं है। अगर कमी किसी चीज़ की थी वो थी प्लेटफार्म की। हम पिछले साल से देख रहे हैं कि प्लेटफार्म हर एक जगह दिया जा रहा है, तो टैलेंट सामने आ रहा है। इसी अनंतनाग के शुक्रगुजार और आर्मी कैप्टन राकेश की भी हम शुक्रगुजार, जिन्होंने हमें यहाँ पे इन्वाइट दिया है हमारा स्टॉल लगाने के लिए। तो आज हम यहाँ पे आए हैं अनंतनाग में, जो ये यूथ फेस्टिवल हुआ है, बहुत मज़ा आया यहाँ पे आके, हमने बहुत इन्जॉय किया। और ऐसे फेस्टिवल्स होने चाहिए, इससे मतलब हमें जानने को मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और ये ज़रूरी है कि ऐसे फेस्टिवल्स हों, लोगों को अपना टैलेंट शो करने का मौका मिलना चाहिए। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारी वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है। इसी उद्देश्य के साथ आप खबरों को राष्ट्रपथन के साथ देखते रहिए। नमस्कार। चला